हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर स्टडीज़ यूट्यूब चैनल। करियर स्टडीज़ की तरफ से मैं प्रवीण कुमार एक बार फिर से लेकर आया हूँ आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन फुल डिटेल के साथ। मेरा नाम है प्रवीण कुमार और शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत के राष्ट्रपति के पास जो आपातकालीन अधिकार होते हैं, इमरजेंसी का अधिकार होता है, वो हमने किस देश के संविधान से बोरो किया है। ये आपको बताना है कि इमरजेंसी हमने किस देश के संविधान से ली है। ठीक है, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी आयरलैंड या जर्मनी। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है, हमने इमरजेंसी कहाँ से ली है, भारत के संविधान में इमरजेंसी कहाँ से ली गई है, तो वो हमने ली है जर्मनी से। इमरजेंसी जर्मनी से ली गई है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल, प्रस्तावना की जो भाषा है वो। ठीक है, उसके बाद में ज्वाइंट मीटिंग जो हमने ली है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बोरो की है। उसके बाद में यूएसए से हमने क्या बोरो किया है, यूएसए के संविधान से, तो वो हमने बोरो किया फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। उसके बाद में प्रिएम्बल। ठीक है, उसके बाद में फाइनेंशियल इमरजेंसी। थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो आप कि अगर पूछ ले कि लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल कहाँ से ली है, तो वो हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। अगर पूछे कि प्रिएम्बल कहाँ से ली है, तो वो हमने ली है अमेरिका के संविधान से। आयरलैंड से हमने लिया है डीपीएसपी। ये डीपीएसपी क्या होता है, डीपीएसपी होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड के संविधान से बोरो किए हैं। ठीक है, उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर के फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, मौलिक कर्तव्य, तो वो हमने लिए हैं रशिया से। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से लिए हैं, रशिया से हमने लिए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था इमरजेंसी हमने जर्मनी से ली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहली बोध समिति कहाँ पर हुई थी। ठीक है, प्लेस का नाम बताना है कि पहली बोध समिति कहाँ पे हुई थी। तो पहली बोध समिति राजगृह, फिर विशाली, पाटलिपुत्र या कुंडलवन, चार ऑप्शन हमारे पास। तो जो पहली बोध समिति हुई थी वो हुई थी राजगृह में। राजगृह में कब हुई थी, तो ये हुई थी 483 में। दूसरी हुई थी विशाली में 383 में। तीसरी हुई थी 255 बीसी में। और चौथी हुई थी कुंडलवन में पहली शताब्दी में। ठीक है, पहली 483 में, दूसरी 383 में और तीसरी 255 बीसी में। और पहली जो फोर्थ हुई थी वो हुई थी पहली शताब्दी में। पहली हुई थी राजगृह, फिर विशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन में। ठीक है, अगले पूछ ले कि पहली बोध समिति के टाइम में शासक कौन सा था, कौन सा राजा था, तो वो थे अजातशत्रु। दूसरे के टाइम में थे कालाशोक। तीसरे के टाइम में थे, पाटलिपुत्र में जो हुई थी उसमें थे अशोक। और फोर्थ के टाइम में थे कनिष्क। ठीक है, तो थोड़ा सा महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि महात्मा बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में। 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन जो कि शाक्य वंश के थे, और इनकी माता का नाम था माया देवी। ठीक है, माया देवी इनकी माता का नाम था। ठीक है, जन्म के 7वें दिन ही इनकी जो माता थी माया देवी, इनका देहांत हो गया। तो इनका जो लालन पालन था वो इनकी सौतेली माता, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, उन्होंने किया था। उन्हीं से इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पहली बोध समिति राजगृह में हुई थी। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, ओजोन होल के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है। ओजोन छिद्र के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है, ये हमने बताना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
कार्बन के कारण ओजोन में जो ओजोन लेयर है उसमें होल होते जा रहे हैं। ओजोन लेयर क्या करती है? ओजोन लेयर क्या करती है कि सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है वो धरती पर पहुंचने नहीं देती, इसलिए वो हमें ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनसे बचाती है। अगर वो रेज धरती पर आ जाए तो क्या होगा? उससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसके कारण ओजोन हमें अल्ट्रावायलेट रेंज से बचाती है, ठीक है। और ओजोन होल को बचाने के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 1987 में, ठीक है। ये भी पूछा सकता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए रिलेटेड है, तो वो होता है प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन होल के लिए, ठीक है। मतलब ओजोन छिद्र जो होते हैं ओजोन लेयर को बचाने के लिए, ठीक है, कि उसमें छिद्र न हो, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें कौन कौन सी गैस जो होती हैं जो ओजोन परत को नुकसान करती है, तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो, ठीक है। उसके बाद में CFC, ये जो ऑप्शन ए है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद में CH4 जो मीथेन गैस होती है, CH4, ठीक है। उसके बाद में HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये ओजोन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करती है ये सारी गैस, ठीक है। हाँ, एक और होती है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जो गैस होती हैं ओजोन को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन ए। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO का हेडक्वार्टर, विश्व व्यापार संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो WTO का हेडक्वार्टर है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड जिनेवा में है WTO का हेडक्वार्टर, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं बर्न की। बर्न में कौन सा है हेडक्वार्टर? तो इंटरनेशनल पोस्टल यूनियन, ठीक है। इंटरनेशनल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है बर्न में। उसके बाद में वियना की बात करें, वियना में हेडक्वार्टर है ओपेक का। ओपेक का हेडक्वार्टर पूछ ले तो वो कहाँ पे है? तो वो है वियना में। अगर और उसके बाद में वियना में एक दो हेडक्वार्टर और है, जैसे इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो भी वियना में है। उसके बाद में आ गया पेरिस। पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में OECD का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो भी पेरिस के अंदर है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। उसके बाद में यूनिडो का हेडक्वार्टर भी पेरिस में है, ठीक है। यूनिडो का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? पेरिस में। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये सब आपने याद रखना है कि कौन सा हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। तो WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में बनी थी? ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी 1963 से 1967 तक इनका कार्यकाल रहा था और इनका नाम था सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जी बने थे भारत की पहली मुख्यमंत्री महिला जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी, ठीक है। तो ये जो सुचेता कृपलानी है ये थे जो JB कृपलानी थे उनकी वाइफ। JB कृपलानी कौन थे? JB कृपलानी थे जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उस टाइम INC के प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे JB कृपलानी,
ठीक है। अगर पूछ ले कि पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो वो बनी थी राजिंदर कौर बट्टल, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं फर्स्ट फीमेल गवर्नर। अगर पूछ ले पहली महिला गवर्नर किस स्टेट से बनी थी, तो वो भी उत्तर प्रदेश की ही बनी थी, जिनका नाम था सरोजिनी नायडू, ठीक है। सरोजिनी नायडू बनी थी पहली महिला गवर्नर। और आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? आईएनसी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि WC बनर्जी ने इनकी स्थापना की थी 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, डेविस कप या फ्रेंच ओपन। तो जो इसका सही आंसर है वो है विंबलडन। कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 1870 में, 77 में, ठीक है। कुछ और ग्रैंड स्लैम जिनके बारे में हम जानते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन स्टार्ट हुआ था 1905 में, ठीक है। उसके बाद में ये फ्रेंच ओपन ये स्टार्ट हुआ था 1891 में। और एक और होता है यूएस ओपन ये स्टार्ट हुआ था 1881 में, ठीक है। एक बार फिर से बोल देता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन ये स्टार्ट हुआ था 1905 में। फ्रेंच ओपन ये स्टार्ट हुआ था 1891 में। विंबलडन स्टार्ट हुआ था 1877 में। और यूएस ओपन स्टार्ट हुआ था 1881 में, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन अगर पूछे कि कहाँ पर खेला जाता है, मतलब कौन से मैदान पे खेला जाता है, तो ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। उसके बाद में जो विंबलडन है ये ग्रास पे खेला जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो फ्रेंच ओपन जो खेला जाता है ये क्ले पे खेला जाता है। और यूएस ओपन है ये भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। तो अगर पूछ ले कि सबसे पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है, तो वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। फिर उसके बाद में होता है फ्रेंच ओपन। फिर उसके बाद में होता है विंबलडन ओपन। और उसके बाद में यूएस ओपन, ठीक है। एक क्वेश्चन को अच्छे से करो ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कि कौन सा है सबसे पुराना, तो वो है विंबलडन। कब? 1877 में, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में कौन सी नदी बहती है? गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा या गंगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है नर्मदा, ऑप्शन सी नर्मदा, ठीक है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ये जो नर्मदा नदी है यह कहाँ से निकलती है? ये निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। और कहाँ पे गिरती है? ये गिरती है अरेबियन सी में, अरब सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक है। जैसे ये भारत का मैप है, नीचे वाला पार्ट है, साउथ वाला पार्ट, ठीक है। अगर कोई भी रिवर है जो वेस्ट साइड फ्लो करेगी, ठीक है, जैसे 4 नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, ये 4 नदी हैं, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। जो वेस्टर्न साइड में फ्लो करेगी वो बनाती है एस्चुरी। और जो ईस्ट साइड में फ्लो करेगी, ठीक है, वो क्या बनाएगी? वो बनाएगी डेल्टा, ठीक है, डेल्टा बनाएगी। उसके बाद में डेल्टा की बात कर लेते हैं तो वर्ल्ड का और भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है वो कहाँ पे बनता है? वो बनता है सुंदरबन डेल्टा बनता है, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्रा और कौन सी नदी है? मेघना नदी, ये 3 नदियाँ मिलकर डेल्टा बनाती है बंगाल में, जिसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी नर्मदा। उसके बाद में विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची इमारत पूछा है। एफएल टावर, बुर्ज खलीफा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी या कुतुब मीनार? तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत जो है वो है बुर्ज खलीफा,
बुर्ज खलीफा की अगर हाइट पूछ ले तो वो है 830 मीटर। ठीक है, 830 मीटर हाइट है, जो कि ये बुर्ज खलीफा कहाँ पे है, ये है दुबई के अंदर। ठीक है, अब एफिल टावर की बात कर लेते हैं। तो एफिल टावर है पेरिस के अंदर, और एफिल टावर की जो हाइट है वो है 324 मीटर। ठीक है, उसके बाद में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है न्यूयॉर्क में, और इसकी हाइट है 93 मीटर, 93 मीटर। और उसके बाद में है कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार की जो हाइट है वो है 73 मीटर, जो कि भारत की राजधानी दिल्ली में है। ठीक है, अब अगर पूछ रहे भारत की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, तो वो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है भारत की सबसे ऊंची इमारत, जो कि 182 मीटर ऊंची है, जो कि गुजरात में है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, 182 मीटर ऊंची है। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है ये, 182 मीटर ऊंची। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है वर्ल्ड की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, तो वो है बुर्ज खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। उच्चतम विधि अधिकारी का मतलब है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। ठीक है, पंजाब के एग्जाम का सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि भारत का उच्चतम विधि अधिकारी कौन है, या किसी भी राज्य का भारत का ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। और ये क्या पूछा इसमें कि राज्य का यानी कि स्टेट का उच्चतम विधि अधिकारी कौन सा होता है, तो वो होता है ऑप्शन डी, महाधिवक्ता। ठीक है, अगर यहाँ पे आ जाए स्टेट यानी कि राज्य तो होगा महाधिवक्ता। अगर पूछ ले भारत का सबसे उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, तो वो होता है महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, और महाधिवक्ता को बोलते हैं एडवोकेट जनरल। ठीक है, महान्यायवादी की बात करते हैं तो 76 आर्टिकल में महान्यायवादी का जो पद है। ठीक है, और महाधिवक्ता का जो पद होता है वो होता है 165 आर्टिकल में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में सॉलिसिटर जनरल क्या होता है कि सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है कंट्री का। ठीक है, जो कि एट प्रेजेंट में कौन है, एट प्रेजेंट में है तुषार मेहता। ठीक है, और फाइनेंस सेक्रेटरी ये वित्त सचिव होते हैं। ठीक है, अब अगर पूछ ले भारत के महान्यायवादी कौन है एट प्रेजेंट, या ऐसे पूछ ले कि भारत का सबसे उच्चतम विधि अधिकारी एट प्रेजेंट में कौन है, तो वो है के वेणुगोपाल। ठीक है, और अगर पूछ ले फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, तो वो है एट प्रेजेंट में टीवी सोमनाथन। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछ ले राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है स्टेट का, तो वो होता है एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता। और अगर पूछ ले किसी देश का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, तो वो होता है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, 76A आर्टिकल के अंडर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर के बाद में मुगल सिंहासन पर बैठने वाला शासक कौन था। बाबर के बाद में मुगल सिंहासन पर बैठने वाला शासक कौन था, तो वो थे हुमायूं। ऑप्शन बी हुमायूं, जिनको बोला जाता है पेंटर किंग भी बोला जाता है। ठीक है, हुमायूं के जीवन पर एक बुक लिखी थी हुमायूंनामा। ठीक है, हुमायूंनामा एक बुक लिखी थी जो कि लिखी थी गुलबदन बानो बेगम ने लिखी थी, जो कि बाबर की बेटी थी और हुमायूं की सौतेली बहन थी। ठीक है, उसके बाद में अकबर ने दीन इलाही धर्म को स्टार्ट किया था 1582 में। ठीक है, दीन इलाही धर्म को स्टार्ट करने वाला राजा कौन था, अकबर। ठीक है, और इसको अपनाने वाला जो पहला राजा था वो था कौन, बीरबल।
बीरबल ने दीन इलाही धर्म को सबसे पहले अपनाया था। उसके बाद में ताजमहल, ताजमहल किसने बनवाया था? सभी को पता है, शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, शाहजहाँ के टाइम को क्या बोला जाता है? गोल्डन इरा ऑफ आर्किटेक्चर बोलते हैं। शाहजहाँ के टाइम को गोल्डन इरा ऑफ आर्किटेक्चर बोला जाता है, क्योंकि इस टाइम में, इनके टाइम में बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर पे काम किया था। ठीक है, और ये जो शाहजहाँ थे ये थे जहांगीर के बेटे। ठीक है, उसके बाद में शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना की थी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? हाँ, जीटी रोड की स्थापना की थी। जीटी रोड बनवाई थी जो कि कोलकाता से पेशावर तक थी। ठीक है, उसके बाद में ये जो जीटी रोड है इसका दूसरा नाम और था, मतलब अगर आपको जीटी रोड ना आए एग्जाम के अंदर तो दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका? तो वो थी उत्तरपट। ठीक है, उत्तरपट इसका दूसरा नाम था। ठीक है, उसके बाद में 1540 में क्या हुआ था? पहले 1539 में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, और इसके टाइम में एक 1539 में एक बैटल हुई थी जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा हुई थी जो सूरी और अफगान के बीच में हुई थी। ठीक है, शेरशाह सूरी और अफगानों के बीच में हुई थी। और एक बैटल हुई थी 1540 में, 1540 में एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ कन्नौज जो कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुई थी, जिसमें शेरशाह सूरी विजय रहे थे। ठीक है, बैटल ऑफ कन्नौज हुई थी 1540 में, और बैटल ऑफ चौसा हुई थी 1539 में। ठीक है, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कि बाबर के बाद में मुगल सिंहासन पर बैठने वाला शासक था कौन? हुमायूं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका, असम, गुजरात या उड़ीसा? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, इसका सही आंसर है असम। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए, वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। ठीक है, और ऑप्शन ए है कर्नाटका। कर्नाटका के कुछ नेशनल पार्क हम देख लेते हैं। बानेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पे है? कर्नाटका में। बांदीपुर कर्नाटका में है, बांदीपुर कर्नाटका में है। नागरहोल कर्नाटका में है। अंची नेशनल पार्क कर्नाटका में है। उसके बाद में कुदेरमुख भी कर्नाटका में है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, बांदीपुर, बानेरघट्टा, नागरहोल, अंची और कुदेरमुख, ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये है कर्नाटका के अंदर। ठीक है, उसके बाद में गुजरात में एक नेशनल पार्क है। गुजरात का नेशनल पार्क कौन सा है? गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। और ये है लास्ट उड़ीसा में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में है, और भितरकनिका नेशनल पार्क भी उड़ीसा में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, असम। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। तो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।